हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडीग्राम चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का 2026 का न्यू बुक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सामान्य विज्ञान में सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता जीव विज्ञान होगी। उसके बाद से जीव विज्ञान जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद से केमिस्ट्री पढ़ेंगे यानी कि रसायन विज्ञान। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान टॉपिक 3 है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की उप शाखाओं के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जीव विज्ञान की उप शाखाएं, ये जो है घटना चक्र की सामान्य विज्ञान, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, जो भी हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और ये भी घटना चक्र के पुस्तक है। जो लोग घटना चक्र पढ़ते हैं उनको पता होगा कि ये किस तरह की बुक है। नोट्स देखते हैं। समानता विज्ञान शब्द साक्ष्य आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव है, जिसमें प्रेक्षण, परीक्षण, प्रयोग, विश्लेषण और सत्यापन जैसी वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया जाता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं भौतिक या फिजिकल साइंस यानी फिजिकल साइंस तथा जीवन या जैव विज्ञान लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित होता है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ये बार पूछा गया है सवाल और पूछा जाता है। क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। सवाल है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, यानी कि अब जो है जंतु विज्ञान है। और जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा ब्रांच है, जिसके जनक फादर अरस्तु यानी अरिस्टोटल माने जाते हैं। अब यहाँ पर भी सवाल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी सवाल बनेगा। कैसे? तो देखिए, जंतु विज्ञान जो है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की क्या एक प्रमुख शाखा या ब्रांच है, जिसके जनक क्या है? तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु माने जाते हैं। सवाल है कि जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, यानी जंतु विज्ञान के फादर किसको माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 पौधों की एक सूची तैयार की और उन्हें आयु व आकार आदि के आधार पर विभाजित किया। थियोफ्रेस्टस जो इनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कर लीजिए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि लगभग 500 पौधों की एक सूची तैयार की और उन्हें आयु और आकार के आधार पर विभाजित किया। इन्हें जो वनस्पति विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञान के शाखाएं एवं उप शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। जूलॉजी जो है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन।
बॉटनी जो है विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन है। पैलियोबायोलॉजी यानी जीवाश्म की पैलियोबायोलॉजी या पैलियोओंटोलॉजी जीवो यानी जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन है। पैलियोबॉटनी जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन है। इकोलॉजी जो है जीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन है। फिजियोलॉजी जो है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन है। पेडोलॉजी जो है मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन है। जेरोंटोलॉजी जो है जेरोंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था व काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन है। इथोलॉजी जो है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। बायोनिक्स यह यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन है जो जीवित जीवों या जीवित जीवों के अंगों की तरह कार्य करते हैं। बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक तरीकों और प्रणालियों का इंजीनियरिंग प्रणालियों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अध्ययन एवं डिजाइन के लिए अनुप्रयोग है। बायोनिक यानी शब्द वर्ष 1958 में जैक ई स्टील द्वारा प्रस्तावित माना जाता है। बायोनॉमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। इसे पारिस्थितिकी इकोलॉजी भी कहा जाता है। मायोलॉजी जो है मनुष्यों की पेशियों, मांसपेशियों का अध्ययन है। मैमेलॉजी जो है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन है। क्या? तब मैमेलॉजी। बायोनॉमी जो है जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है। बायोनॉमी जो है जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है। बायोमेट्री जो है गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग है। बायोमेट्री जो है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग है। फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा पादप तथा विक्षिप्तता का अध्ययन है। फ्रेनोलॉजी है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन है। एंथोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी जो है घास से संबंधित अध्ययन है। घास से संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी है। पैलिनोलॉजी जो है पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन है। विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी कैंसर और संबंधित ट्यूमर का अध्ययन है। टेराटोलॉजी जो है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। टेराटोलॉजी जो है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। कॉन्ड्रोलॉजी जो है उपास्थि से संबंधित अध्ययन है। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन है। अस्थियों का अध्ययन है। सेरोलॉजी जो है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। हीमेटोलॉजी जो है रुधिर का अध्ययन है। रुधिर का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन है। लिथोट्रिप्सी जो है एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पत्थरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी जो है रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन है। क्या? तो पैथोलॉजी। पैरासिटोलॉजी जो है परजीवी जीवों का अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन है। वायरोलॉजी जो है विषाणु वायरस का अध्ययन है। वायरोलॉजी विषाणु वायरस का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी जो है आपका जीवाणुओं का अध्ययन है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। मिर्मेकोलॉजी जो है चींटियों का अध्ययन है। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है। मेलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन है। मेलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन है। कॉन्कोलॉजी मोलस्का के खोलों का अध्ययन है। कॉन्कोलॉजी मोलस्का के खोलों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी जो है इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी आदि का अध्ययन है। सर्पेटोलॉजी जो है सर्पों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी जो है उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन है। अनिर्थोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन है। ट्रोपोलॉजी जो है पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन है।
टेटोलॉजी जो है उपार्जित लक्षणों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन है। प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद अब देखते हैं हम लोग। एपी कल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन है। एपी कल्चर। एवी कल्चर जो है पक्षी पालन है। एवी कल्चर पक्षी पालन है। एक्वा कल्चर जो है जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन है। एल्गा कल्चर जो है एक्वा कल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पीसी कल्चर जो है मत्स्य यानी मछली पालन है। एग्रीकल्चर जो है फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। सेरीकल्चर जो है कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन है। सिल्वीकल्चर जो है वन संवर्धन है। स्पॉन्जी कल्चर जो है स्पॉन्ज संवर्धन है। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती या पुष्प कृषि है। फ्लोरिकल्चर जो है सब्जियों की कृषि है। आर्बोरिकल्चर जो है वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि है। हॉर्टिकल्चर जो है फलों, सब्जियों और मसालों की खेती है। पोमोलॉजी जो है फलों की कृषि है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती है। वर्मी कल्चर जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन है। ओस्ट्रिकल्चर जो है व्यापार हेतु सीपो एस्टर में कृत्रिम प्रजनन है। ओलिकल्चर जो है जैतून ओलिव्स का उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन व्यापार। हेलिकल्चर जो है घोंघे स्नेल का संवर्धन। विटीकल्चर जो है अंगूर उत्पादन। मैरीकल्चर जो है मानव उपभोग हेतु समुद्री जीव जंतु व वनस्पति का संवर्धन है। मोरिकल्चर जो है शहतूत की खेती है। हाइड्रोपोनिक्स जो है एरोकल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन है। यहाँ पर देखिए ये एक टब की तरह है। इसमें पोषक द्रव है, न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन है। वायु पतरन एयर स्टोन है इसमें, और वायु पंप एयर पंप है। चित्र हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन। सिट्रीकल्चर खट्टे फलों और फल उत्पादों का संवर्धन है। वेजिकल्चर जो है कायिक प्रवर्धन पर आधारित खेती प्रथाएं या फसलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कोश देखते हैं। और प्रश्न कोश का पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। पहला, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है। ए केवल जीवित जानवरों का, बी केवल जीवित वनस्पति का, सी जीवित और मृत जानवरों दोनों का, डी जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो राइट आंसर सी होगा, जीवित और मृत जानवरों दोनों का होगा। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित व मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा ब्रांच है, जिसका जनक फादर अरस्तु यानी एरिस्टोटल माने जाते हैं। दो नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म, पैलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स। तो इसमें देखिए आपका मिलान करना है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो पक्षी का होगा ऑर्निथोलॉजी आपका हो जाएगा, और वंशागति का हो जाएगा आपका जेनेटिक्स हो जाएगा, पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी, और जीवाश्म का होगा पैलियोबायोलॉजी हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। राइट आंसर बी सही होगा। सही सुमेलन इस प्रकार है: पक्षी ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्म की पैलियोओंटोलॉजी। 3 नंबर देखिए, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ए फ्रेनोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एग्रोएस्ट्रोलॉजी, डी पैलिनोलॉजी। राइट आंसर बी एंथोलॉजी है। फ्रेनोलॉजी जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशील तथा विक्षिप्तता का अध्ययन।
एंथोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी जो है घास से संबंधित अध्ययन है। पैलिनोलॉजी जो है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है। 4 नंबर, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ए इक्थियोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पैरासिटोलॉजी, डी मैलेकोलॉजी। राइट आंसर बी एंटोमोलॉजी है। इक्थियोलॉजी मत्स्य संरचना, कायिकी इत्यादि का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी जो है परजीवी जीवों का अध्ययन है। मैलेकोलॉजी जो है मैलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन है। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए पारिस्थितिकी विज्ञान, बी अनुवंशिकी, सी जननांकिकी, डी वायरस विज्ञान। तो राइट आंसर सी जननांकिकी। जननांकिकी डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। 6 नंबर, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं ए इथनोलॉजी, बी इथनोग्राफी, सी इथोलॉजी, डी एथिक्स। राइट आंसर ए इथनोलॉजी। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। इथनोग्राफी जो है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी जो है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। एथिक्स जो है नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। 7 नंबर, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ये बायोनिक्स, बी बायोनॉमिक्स, सी बायोनॉमी, डी बायोमेट्री। राइट आंसर ए बायोनिक्स होगा। बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणालियों के गुणों और विधि का अध्ययन तथा यांत्रिक दुनिया में इस ज्ञान का उपयोग। बायोनॉमिक्स जो है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनॉमी जीवन के नियमों, लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग। 8 नंबर, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं ए जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंदी का, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी होगा इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी कहा गया है। 9 नंबर सवाल देखिए, रेशम कीट पालन को कहते हैं ए एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी सेरिकल्चर या डी फ्लोरिकल्चर। राइट आंसर होगा सी सेरिकल्चर। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरिकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। 10 नंबर, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है ए सेरिकल्चर में, बी टिश्यू कल्चर में, सी एपी कल्चर में, डी पीसी कल्चर में। तो राइट आंसर सी पीसी कल्चर होगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। खेती का नामकरण। ए है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर सही है। बी है फसलों की खेती, एग्रोनॉमी सही है। सी है सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर ये गलत है। डी है फूलों की खेती, पोमोलॉजी ये भी सही है। गलत है आपका सी, इसलिए राइट आंसर सी होगा। बागवानी हॉर्टिकल्चर कृषि के विशेष पत्ती है। इसके तहत फलों की कृषि पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलोरिकल्चर तथा
फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर आती है। प्रश्न में ए एवं डी के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है, जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावलियां है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरीकल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में सही माने जाए तो विकल्प सी सही सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें यथा खदान, गैर खदान, पशु आहार फसलें शामिल हो गई। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल एवं तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल हो गई, अतः इसके लिए इसके बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। बारह नंबर, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ए फ्लोरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी हॉर्टिकल्चर, डी ओलोरिकल्चर। तो राइट आंसर डी ओलोरिकल्चर होगा। 13 देखें, निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? ए एपीकल्चर, शहद की मक्खी, ये सही है। बी सेरिकल्चर, सिल्कवर्म, ये भी सही है। सी पिक्सीकल्चर, लाख का कीड़ा, ये गलत है। डी हॉर्टिकल्चर, फूल, ये भी सही है। तो राइट आंसर सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो सी नंबर सम्मिलित नहीं, इसलिए राइट आंसर सी होगा। पिक्सीकल्चर मछली पालन से संबंधित है, अन्य प्रसंगत युग्म सम्मिलित है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी सम्मिलित है? शब्द और अर्थ। ए लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, जोड़ी सम्मिलित है, तो ये सही है। फिलोलॉजी, डाक टिकटों का संग्रह, ये भी गलत है। एंटोमोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन, ये भी गलत है। डी आइकोनोग्राफी जो है कीट पतंगों का अध्ययन, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका ये सही है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन। फिलोलॉजी भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। आइकोनोग्राफी जो है प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन है। 15 नंबर, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है ए मानव शरीर की संरचना से, बी शब्दकोश के संयोजन से, सी गुप्त लिखावट से, या डी चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। तो राइट आंसर बी शब्दकोश के संयोजन से है। 16 नंबर, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ए सिल्क, बी केंचुए, सी शहद, या डी अंगूर। तो राइट आंसर डी होगा अंगूर। विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। सत्रह नंबर, कीट संवर्धन वर्मी कल्चर क्या है? ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी जंतु का अध्ययन करने का विज्ञान, सी मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, या डी कीटों को मारने का विज्ञान। ये है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर केंचुओं ने कृषि को कृषि उत्पादन हेतु पालने और खेती करने की प्रक्रिया है। केंचुआ को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। आयोग द्वारा कीट संवर्धन दिया जाता है, जबकि कृमि संवर्धन होना चाहिए। 18 नंबर, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है ए टेप वर्म, बी सिल्क वर्म, सी थ्रेड वर्म, या डी अर्थ वर्म। तो राइट आंसर होगा डी अर्थ वर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुआ यानी अर्थ वर्म्स के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। 19 नंबर, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ए मेंडल का नियम, बी जैव विकास, सी डीएनए संरचना, डी आनुवंशिकता और विचरण। तो राइट आंसर डी होगा आनुवंशिकता और विचरण। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जैव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों को आनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति या विविधता वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। 20 नंबर, जेनेटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए शिशु, बी महिलाएं, सी त्वचा की बीमारी, डी वृद्ध। तो जेनेटोलॉजी वृद्ध से संबंधित है।
जीरंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने का शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। 21 नंबर, वृद्धावस्था व काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। ए ऑन्कोलॉजी, बी जीरंटोलॉजी, सी टेरेटोलॉजी या डी अनिर्थोलॉजी। तो आपका जो वृद्धावस्था जो हो जाएगा आपका वो होगा ऑन्कोलॉजी, टेरेटोलॉजी, अनिर्थोलॉजी नहीं होगा, बी जेरेंटोलॉजी होगा। इसका भी जेरेंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था, ओल्ड एज एवं काल प्रभावन, एजिंग के सामाजिक, वैज्ञानिक या जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। अनिर्थोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। 22 नंबर, जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। ए जेरोंटोलॉजी, बी एथनोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी या डी थायनेटोलॉजी। तो राइट आंसर ए जेरोंटोलॉजी। 23 नंबर, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ए वायुमंडल, बी मिट्टी, सी प्रदूषण, डी बीज। तो राइट आंसर बी होगा मिट्टी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, मिट्टी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा का प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक, फिजिकल फैक्टर है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण मिनरल्स प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय वेदरिंग से निर्मित होती है। 24 नंबर, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी सीरोलॉजी, डी जियोलॉजी। तो राइट आंसर ए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों या हड्डियों बोन्स का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। 25 नंबर, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। ए जियोलॉजी, बी सेरोलॉजी, सी ओरोलॉजी, डी ऑस्टियोलॉजी। तो डी ऑस्टियोलॉजी होगा हड्डियों की पढ़ाई। 26 नंबर, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो आपका हो जाएगा ए सर्पेटोलॉजी, बी अनिर्थोलॉजी, सी हर्पेटोलॉजी, डी इक्थियोलॉजी। तो ए सर्पेटोलॉजी हो जाएगा। सर्पेटोलॉजी नहीं, सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों या सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अनिर्थोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। 27 नंबर, निम्न से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ए फिजियोलॉजी, बी साइकोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी बैक्टीरियोलॉजी। तो राइट आंसर बी साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान मन एवं व्यवहार का अध्ययन करता है जो इनसे अलग विधा है। 28 नंबर, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ए मृदा विहीन पादप संवर्धन, बी पादप में कलम लगाना, सी सब्जियों का अध्ययन, डी जल संरक्षण। तो ए मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन का प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है या पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। 29 नंबर, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ए मृदा संरक्षण, बी पौधों में कलम लगाना, सी सब्जियों का अध्ययन करना, डी बिना मिट्टी के पौधे उगाना। राइट आंसर डी बिना मिट्टी के पौधे उगाना है। हाइड्रोपोनिक्स पौधों को मिट्टी के स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर जल विलयन न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में उगाने की तकनीक है जिसमें जड़ों को सहारा देने के लिए बालू, परलाइट, ग्रेवल जैसे निष्क्रिय माध्यमों को इस्तेमाल
किया जाता है। इस पद्धति को सोइललेस कल्चर भी कहा जाता है। जल पुनर्चक्रण व नियंत्रित पोषण के कारण यह जल किफायती तथा शहरी इंडोर खेती के लिए लोकप्रिय विकल्प बन रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के बारे में। नोट्स देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, AI ओपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला, जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर का जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी, हेटेरोट्रोपिक एवं अवायवीय एनारोबिक थे। दूसरा, लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आधे जीव बने, जिन्हें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का प्रारंभ हुआ। तीसरा हो जाए स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवाल जैसे थे। 4, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव जीवाणु के अलावा बने। प्राचीन आदिम पृथ्वी को वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन CH4, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाता है। लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दी है। लैमार्कवाद यानी कि लैमार्किज्म जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जैन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग अनुपयोग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। 4, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों का उपयोग अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों की टांगों का आपात लिम्बलेस होना। यहाँ पर देखिए चित्र। लैमार्कवाद के अनुसार अंगों का उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। जिराफ के उद्विकास क्रम का रेखाचित्र। घास की उपलब्धता से अगली टांगों और गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की लंबाई कम है। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे बढ़ते जा रहा है। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों और गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई ये माना गया है। डार्विनवाद, डार्विनिज्म। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 ईस्वी में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला, जीवों में प्रचुर संतानों उत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा, विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, वेरिएशंस।
एंड देयर इनहेरिटेंस। चौथा जो युगतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। उसका उत्परिवर्तन वन, म्यूटेशन थ्योरी। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत नीदरलैंड का डच पादप शास्त्री बोटनिस्ट हुगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया। यहाँ पर सवाल देखिए, क्वेश्चन कर लीजिए। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। कहाँ का थे? तो नीदरलैंड का डच पादप शास्त्री। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जाति स्पीसीज की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप हो सकती है। जाति का सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। डेनिसोवन एक विलुप्त आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.3 से 1.9 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा मई 2019 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लीस्टोसीन का लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन का अवशेषों का डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथाल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। पुनः इन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया गया है जिसमें सबसे छोटी काल इकाई टाइम यूनिट एक काल एज होता है। ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर एक युग इपोज बनाते हैं जबकि अनेक युग मिलकर एक कल्प यानी पीरियड का निर्माण करते हैं। इसी तरह अनेक कल्प मिलकर एक महाकल्प यानी ईरा बनाते हैं। अनेक महाकल्पों से मिलकर महायुग बनता है यानी इयोन बनता है और यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह अवरोही क्रम में महायुग यानी इयोन, महाकल्प, ईरा, कल्प पीरियड, युग, इपोच और काल एज प्रभाग हैं जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या है। आर्क्योपटेरिक्स जुरेसिक युग का एक प्रारंभिक ज्ञात पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिव लिंक था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, जबड़ों में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे क्लाव थे। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। युगलिना को पादप एवं जंतुओं के बीच के संयोजक कड़ी कनेक्टिव लिंक माना जाता है। न्यूपाइलिना एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। प्रोटोथेरिया प्राचीन आद अंडज निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकेडिना, बतख, चोंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। यह सरीसृपों, रेप्टाइल्स और स्तनियों मैमल्स के बीच की संयोजक कड़ी है। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक ईरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों यानी ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प तथा क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी, एलिफेंट का पूर्वज माना जाता है। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज, आधुनिक मानव की एक उपजाति, सब स्पीसीज होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न को। उसका पहला सवाल हम लोग देखेंगे। पहला, दिए गए युगों को सही क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। ए होलोसिन, प्लीस्टोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन, इओसिन। बी इओसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, होलोसिन।
सी इयोसिन, मायोसिन, प्लीस्टोसिन, प्लायोसिन, होलोसिन। डी होलोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, मायोसिन, इयासिन। राइट आंसर बी होगा, इयोसिन होगा। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। पुनः इन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया गया है, जिसमें सबसे छोटी काल इकाई टाइम यूनिट एक कल्प यानी एज होता है। ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर एक युग इपोज बनाते हैं, जबकि अनेक युग मिलकर एक कल्प पीरियड का निर्माण करते हैं। इसी तरह अनेक कल्प मिलकर एक महाकल्प ईरा बनाते हैं। अनेक महाकल्पों से मिलकर महायुग इयोन बनता है और यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह अवरोही क्रम में महायुग यानी इयोन, महाकल्प, ईरा, कल्प पीरियड, युग इपोज और काल एज ऐसे प्रभाग हैं, जिन्हें काल का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही कालक्रम सबसे पुराने से सबसे नए निम्नवत है। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, होलोसिन। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? ए मीथेन, बी अमोनिया, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी ऑक्सीजन। प्रसंगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन CH4, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित रिवर्स्ड हुआ है। दूसरा, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये गलत है, ये वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर है, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1, 3 सही था, 2 नंबर गलत है। इसमें देखिए 2 दिया है, गलत है। इसमें दे 2 गलत है, ये केवल 1 गलत है और सी होगा 1 और 3। तो राइट आंसर सी 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत था। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का संदर्भ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक लगभग कुछ 100,000 वर्षों में उत्क्रमित हुआ है। विगत 5 मिलियन वर्षों में पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र कम से कम 20 बार उत्क्रमित हुआ है। विगत 20 मिलियन वर्षों में उत्क्रमण प्रत्येक लगभग 200,000 से 400,000 वर्ष पर हुए हैं। हालांकि पिछली बार यह उत्क्रमण लगभग 780,000 वर्ष पूर्व हुआ था, अतः कथन 1 सत्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस O2 उपस्थित नहीं थी, बल्कि वायुमंडल ज्वालामुखीय गैसों यथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। स्पष्ट है कि कथन 2 असत्य एवं कथन 3 सत्य है। 4 नंबर देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग ए 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, सी 20 लाख वर्ष पूर्व, डी 2 अरब वर्ष पूर्व। तो राइट आंसर होगा 2 अरब वर्ष पूर्व, यानी डी आंसर होगा। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम ओरिजिन लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण एक कोशिकीय यूनिसेलुलर थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जीवों का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। 5 नंबर, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ए नील हरित शैवाल, बी कवक, सी अमीबा, डी यूग्लिना। राइट आंसर ए नील हरित शैवाल है। नीले हरे शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव है। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन करके उन्होंने जीव विविधता को उत्तेजित कर पृथ्वी पर जीवन
रूपों को नाटकीय रूप से बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 6 नंबर सवाल देखिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ए लिनियस ने, बी लामार्क ने, सी मेंडल ने, डी डार्विन ने, ये उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर डी होगा, डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा 1859 ईस्वी में लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद, डार्विनिज्म या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। 7 नंबर, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ए ओवर प्रोडक्शन, बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डी उपयुक्त सभी, यानी डी उपयुक्त सभी है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद यानी डार्विनिज्म प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति 1859 ईस्वी में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर आधारित है। 8 नंबर, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए स्पेंसर ने, बी डार्विन ने, सी वालेस ने, डी हक्सले ने। राइट आंसर बी डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। 9 नंबर, जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? ए न्यूटन ने, बी आइंस्टीन ने, सी चार्ल्स डार्विन ने, डी लामार्क ने। राइट आंसर डी लामार्क ने। जैव विकास इवोल्यूशन परिकलन का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जैन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में छपा। इसे लामार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। 10 नंबर, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए हक्सले ने, बी डार्विन ने, सी लामार्क ने, डी हुगो डी ब्रीज ने। राइट आंसर डी हुगो डी ब्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी को नीदरलैंड का डच पादपशास्त्री बोटनिस्ट हुगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार नई जातीय स्पीशीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति के पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती म्यूटेंट कहलाता है। उन्होंने अपना प्रयोग शांत प्रिमरोज इवनिंग प्रिमरोज पर किया था। ग्यारह नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ऑपरेंड का अवधारणा। तो यहाँ पर सम्मिलित कर ही देते हैं हम लोग। चलिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है आपका दिया था हुगो डी ब्रीज ने। विकास का सिद्धांत दिया था आपका डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना सी का दिया था आपका ए ने, बीडल और टैटम ने। ओपेरान का अवधारणा दिया था डी का 2 दिया था। तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। सम्मिलित क्रम है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत हुगो डी ब्रीज, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम, ओपेरान का अवधारणा जैकब और मोनोड। वर्णन, विकास का मुख्य कारक है ए उत्परिवर्तन, बी हासिल किए हुए गुण, सी लैंगिक जनन, डी प्राकृतिक वर्ण। तो राइट आंसर होगा डी प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास बायो इवोल्यूशन का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अनहासिल किए हुए जीनों को अगले पीढ़ी जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों, जेनोटाइप्स तथा एलीली जीनों दोनों की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण
परिवर्तन होते रहते हैं। 13 नंबर देखिए, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ये अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, सी प्राकृतिक चयन से, डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। राइट आंसर ए होगा। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार जैव विकास के क्रम में परिवर्तन शरीर के अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं। तब वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर का अवशेषीय अंग है। लेमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों, स्नेक्स में टांगों का औपाधिलिम्बलेस होना बताया है। 14 नंबर, जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण है ये अनुकूलन, बी सहभागिता, सी उत्परिवर्तन, डी बहुगुणसूत्रता, सी उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों को वह समझ जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टता वंशागत होते हैं, पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? ए पार्थक्य, बी उत्परिवर्तन, सी प्राकृतिक वर्ण, या डी लैंगिक जनन। तो इसका आंसर होगा आपका बी उत्परिवर्तन होगा। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए को प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नए जीनों के विकास में यह प्रतिलिपि एक प्रमुख भूमिका निभाती है। 16 नंबर सवाल देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वजक है? ए जावा मनुष्य, बी क्रो मैग्नन मनुष्य, सी निएंडरथाल मनुष्य, या डी पेकिंग मनुष्य। तो राइट आंसर बी होगा, क्रो मैग्नन मनुष्य होगा। क्रोमैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीशीज होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रोमैग्नन का शरीर घटा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा था तथा इसकी पाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। 17 नंबर, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो बी एक आदि मानव जाति स्पीसीज। डेनिसोवन एक विलुप्त आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.3 से 1.9 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लीस्टोसीन का लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन का अवशेषों का डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस व निएंडरथाल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। 18 नंबर, आर्कियोप्टेरिक्स है? ए जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, बी जुरैसिक काल का सरीसृप, सी ट्राइएसिक काल का सरीसृप, डी ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो आपका आंसर होगा आपका जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक प्रारंभिक ज्ञात पक्षी था जिसके जीवाश्म फॉसिल्स लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों रेप्टाइल्स की भांति लंबी पूंछ, जबड़ों में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे क्लाउज थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह
जंतु जैव विकास बायोइवोल्यूशन को सिद्ध करता है। 19 नंबर, आर्क्योपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? योजक कड़ी है तो आपका उभयचर एवं पक्षी, बी सरीसृप और पक्षी, सी सरीसृप और स्तनधारी, डी पक्षी और स्तनधारी। तो राइट आंसर बी होगा, सरीसृप और पक्षी। 20 नंबर, मैमथ पूर्वज है? ए कुत्ते का, बी घोड़े का, सी ऊंट का, डी हाथी का। तो डी हाथी का है। मैमथ जो है साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के बर्फ में दबे एक हाथी का पूर्वज है जो अब विलुप्त हो चुका है, परंतु बर्फ के कारण इसका मृत शरीर आज भी सुरक्षित मिला है। मैमथ का वैज्ञानिक नाम मैमथस प्राइमिजिनियस, मैमथ प्राइमिजिनियस है। 21 नंबर, डायनासोर थे? ए सीनोजोइक सरीसृप, बी मेसोजोइक पक्षी, सी पैलियोजोइक एम्फीबिया, डी मेसोजोइक सरीसृप। तो राइट आंसर डी मेसोजोइक सरीसृप है। डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प मेसोजोइक ईरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों यानी ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प तथा क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। 22 नंबर, डायनासोर रहे? ए पैलियोजोइक युग में, बी सीनोजोइक युग में, सी मेसोजोइक युग में, डी प्लेइस्टोसीन युग में। तो डायनासोर थे सी मेसोजोइक युग में थे। 23 नंबर सवाल देखिए, जीवों का विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, बी पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सी सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, डी मेढक, केकड़ा, झींगा। तो राइट आंसर सी होगा, सैलामेंडर, मेंढर, अजगर, कंगारू। दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले 360 मिलियन वर्ष पूर्व का, उसके पश्चात अजगर सरीसृप का विकास काल लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व का तथा कंगारू शिशुधानी स्तनी का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वर्ग की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग वर्ग की पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। देख लीजिए यहाँ पर, इसमें जो है ना बहुत बड़ा है ये चैप्टर। इसमें देखिए क्वेश्चंस कितने हैं वर्ग की में। देखिए क्वेश्चन 208 क्वेश्चन है वर्ग की में। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको कल पढ़ेंगे। उसके बाद अगले दिन हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, सेल चैप्टर। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश से प्यार कीजिए। लाइफ में मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, हार मत मानिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे वर्ग की चैप्टर के साथ।